केमिकल बॉन्डिंग में मतलब वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, मतलब कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं। अपन पढ़ते हैं एटम्स, फिर एटम्स जुड़ के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ये सब पढ़ते हैं। तो वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनेंगे, सबसे पहली बेसिक चीज़ अपने पास यही है कि वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो केमिकल बॉन्ड, वो बॉन्ड का मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब ये एक टर्म से आ रहा है, ऐसे कहते हैं कि अपने बीच में जैसे बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बॉन्डिंग का मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, दिस इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एग्जिस्ट करेगा। अब किस तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है ये डिपेंड करता है। तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो बॉन्डिंग क्यों, मतलब इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। तो एक इसके अंदर हम जनरल कंसेप्ट बोल सकते हैं, एटम से जुड़ के बना मॉलिक्यूल्स, तो मतलब व्हाई अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनेगा बेटा, अब देखो कोई भी केमिकल बॉन्ड इसलिए बनेगा कि एटम्स मतलब डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे। तो कंबाइन होके वो उनकी ऑक्टेट कंबाइन करते हैं या डुप्लेट कंबाइन करते हैं, मतलब दे विल अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स कंबाइन with each other to attain nearest inert gas कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स कंबाइन होंगे बेटा और कंबाइन होके नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। अब देखो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे एटम्स, तो इसका मतलब दे विल अटेन मोर स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, ये एक जनरल कंसेप्ट है। इसको तो आपको याद रखना है कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे एटम्स अपनी कंबाइन होके, तो एनर्जी लेवल्स को मिनिमाइज करेंगे बेटा। अब देखो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिथियम और बेरिलियम, वो उनके दो इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर करेंगे। हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम दे शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे उनके अंदर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। बाकी एलिमेंट्स तो उनके अंदर दो को अगर शेयर कर रहे हैं तो बोलेंगे अपन ड्यूप्लेट, चार को शेयर कर रहे हैं तो चार हो रहे हैं तो क्वाड्राप्लेट, और 8 हो रहे हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर होंगे तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्टेट, कि वो अपने 8 पूरे करेंगे। ये इसके अंदर कुछ आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ होगा। तो मतलब एटम्स किस तरीके से, 3 तरीके से कॉम्बिनेशन के चांसेस होते हैं एटम्स के। ये एटम्स कंबाइन बाय तीन तरीके से पार्टनरशिप होगी, इनको ऐसे समझ लो। देखो एक तो होगी बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो बेटा इसको ऐसे समझना है आपको कि जैसे आप दो लोग हो, एक मैं हूँ और एक मेरे साथ आप में से कोई भी एक बच्चा है। तो मैं मतलब हम ऐसे मानते हैं, देखो हमने पहले भी कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कंजूस, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दानदाता, कंजूस दानदाता। और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है बेटा पैसा, पैसा या रुपया, इलेक्ट्रॉन्स।
अब देखो, एक तो बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी है और एक बहुत ज़्यादा दानदाता है। तो कंजूस और दानदाता के बीच में क्या चीज़ पॉसिबिलिटी है कि दानदाता तो दे देगा और कंजूस ले लेगा। तो दानदाता ले लेगा और कंजूस ले लेगा, दानदाता दे देगा। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से जो बॉन्ड बना बेटा, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना, दिस इज फॉर्म बिटवीन, एक तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर डेल्टा ई एन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में ज़्यादा हो। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या तो सेम ई एन हो दोनों कंबाइनिंग एटम्स की, और लेस डिफरेंस हो। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जैसे साझा हो गया। मान लो मैं जितना कंजूस मैं हूँ, इतना ही कंजूस जो मेरे साथ बच्चा है वो है, या जितना कंजूस मैं हूँ, मान लो वो बच्चा थोड़ा सा कम कंजूस है, तो बच्चा भी ये चाहेगा, मान लो एक रुपये बच्चे के पास है, एक मेरे पास है, तो बच्चा भी ये चाहेगा कि मैं सर को मेरा 1 रुपया नहीं देता हूँ, मैं भी ये बोलूँगा कि मैं भी मेरा 1 रुपया नहीं देता हूँ। लेकिन तो फिर हमारे बीच में बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल हुई कि हम ये कहेंगे कि बेटा तू भी अपना 1 रुपया शेयर कर ले और मैं भी अपना साझा कर लेते हैं अपन। तो ऐसे साझे को अपन बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। उससे जो बॉन्डिंग डेवलप होगी उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब अपने पास थर्ड बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो आती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको अपन डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव का मतलब ऐसे होगा, देखो मान लो मेरे पास 2 रुपये हैं, एक बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड पेयर आएगी वो 2 आएंगी। अब मान लो मेरे पास 2 रुपये हैं और मेरे पास जो भी बच्चा है, मान लो विनय है मेरे साथ, तो विनय के पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरत है। तो इसको ज़रूरत है तो मैंने इसको ये बोल दिया कि तेरे को ज़रूरत पड़ने पे तू मेरे से ले लेना। तो ये अपने आप में ऐसे फील नहीं करेगा कि मेरे पास 2 रुपये नहीं है। ये 2 रुपये जो हमारे बीच में जो साझा हो गया, अब वहाँ तो वही 2 रुपये का है, लेकिन वो दोनों रुपये मेरे से बिलोंग कर रहे हैं, इसके नहीं है, लेकिन काउंट दोनों के साथ होंगे, क्योंकि ये भी अपने मन में फील करेगा कि आई हैव 2 रुपीज़ और मेरे तो मेरे पास है ही। तो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ, इस पर ये इनको बाद में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 3 ये डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू एटम्स कंबाइन होंगे। एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? लेवाइस सिंबल्स, देखो एज द नेम इंडिकेट्स, किसने बताया होगा ये साइंटिस्ट था लेवाइस, जी एन लेवाइस, उसने बताया था ये लेवाइस सिंबल्स को। तो लेवाइस सिंबल्स ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट, उनको लिखेंगे हम द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी एटम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी एटम, उनको बोलेंगे हम लेवाइस सिंबल्स। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को बनाना है बेटा अपने को, तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को एटम को लिखना है और एक ऐसे डॉट लगाना है। लिथियम का बनाना है, लिथियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसे डॉट लगाना है। बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डॉट लगा दो ऐसे। बोरोन, बोरोन के अंदर कितने हो गए? 3 डॉट, तो ये 3। कार्बन, ये इनके लेवाइस सिंबल्स हो गए। कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए आपको, उसके भी आप पे पता लगेंगे कि उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जिस कार्बन की एक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, 2 s में हो गए 2 p में, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के ऊपर 5 हो गए, 2s2 2p3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और ये 1 5। उसके बाद ऑक्सीजन पे 6, फ्लोरीन पे 7, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट 2s2 2p4, फ्लोरीन के ऊपर 7। तो देखो फ्लोरीन के ग्रुप का कोई भी मेंबर हो, क्लोरीन हो, तो उस पर भी 7 आएंगे। मतलब ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। नोबल गैसेस कहा गया कोई भी। हीलियम पे तो 2 होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा उनके सब में सेल में नोबल गैसेस के में 8 आएंगे ऐसे आउटर मोस्ट सेल। तो ये इनके लेवाइस सिंबल्स हैं। अब इस लेवाइस सिंबल से एक तो आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को पता लगा सकते हो,
these symbols represent the number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन 4 तक, अप टू 1 to 4 वैलेंसी इंक्रीजेस। और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 5 से 8 तक, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीजेस। तो ये अपन लेवाइस सिंबल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेटा। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट के लेवाइस सिंबल से लिखने हैं। अब जैसे अपन ने 3 कैटेगरी ऑफ बॉन्ड पढ़ी, अब इन 3 कैटेगरीज को डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन को अपन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब सबसे पहले अपन फर्स्ट डिटेल में लेते हैं अपन आयनिक बॉन्ड्स को। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन two elements which have large difference between their electronegativity। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वी कैन से बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Ionic or electrovalent bond is formed between two elements which have large difference in their electronegativity, or between metals and non-metals। तो उनके बीच में, तो ऐसा वो क्यों बनाएंगे? in order to attain the inert gas configuration। अब इसके अंदर अपने पास कैटायन होगा जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होगा उसका कैटायन बनाएंगे हम। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फॉर्म्स कैटायन। और कैटायन के ऊपर जितना प्लस है, इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। जितना पॉजिटिव है मीन्स इतने ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं बेटा। जितना पॉजिटिव चार्ज है मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। ये होगा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो कैसे, इसको अपन कैसे बताएंगे कि जितना पॉजिटिव है मीन्स उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं। तो ये कैटायन है। और एक एनायन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा वो बनाएगा बेटा एनायन। और एनायन का मतलब जितना उनके ऊपर नेगेटिव है। तो जितना नेगेटिव है मीन्स उसने इतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। इस तरीके से अपन बनाएंगे। अब जैसे कोई भी कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl की फॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इनके लेवाइस सिंबल लिखने हैं। तो लेवाइस सिंबल लिखने के बाद देखो Na मेटल है, सोडियम मेटल है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इसका कैटायन बनाएंगे। इसका कैटायन कैसे बनाएंगे? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एनायन है, जैसे Cl है एनायन इसके पास। तो Cl के अंदर ग्रुप 17 के अंदर सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने लूज़ किया था ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा।
क्योंकि ये तो अपना जैसे 3 से 4 से कम है, तो 4 से कम वाले तो लूज़ करेंगे, और 4 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 तो दे विल गेन। 4 से ज़्यादा है तो वो गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन 4 है तो दे विल लूज़, वो लूज़ करेंगे। तो इसमें 7 थे तो ये एक गेन करेगा, गेन करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा ये। तो ये हो गया इसके पास 7 तो इसके थे और एक इसने गेन कर लिया, तो एक इसने गेन किया तो उसको हम ओवरऑल 8 हो गए, उसको नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो कि नेगेटिव और इन पॉजिटिव आयंस में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन बहुत सिंपल है बेटा। इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा उसको बोलेंगे अपन आयनिक बॉन्ड। जैसे अपने पास एक कैटायन तो बन गया Na पॉजिटिव, और एनायन आ गया बेटा अपने पास, ये एनायन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाय गेनिंग 1 नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया Na पॉजिटिव कैटायन। तो ये कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होगा उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। तो ये बन जाएगा अपने पास NaCl। इस तरीके से NaCl की फॉर्मेशन को शो करेंगे हम। और यहाँ पे इनकी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैलेंसी ये 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे अब 2 8 रह गया, Cl ने गेन कर लिया तो 17 थे, तो 2 8 7 थी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अब क्या होगी अपने पास 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन Na से गेन कर लिया। तो दिस इज़ हाउ वी विल रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। या डायरेक्ट भी ऐसे शो कर सकते हो, Na की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 1 और प्लस इसके Cl के साथ कराना है, तो Cl में इलेक्ट्रॉन है टोटल 7, 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करता हुआ दिखा दो। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट इसके पास ट्रांसफ़र हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या बन जाएंगे, इसमें जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, जितने लूज़ किया जितना पॉजिटिव आ गया, और जिसने गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो Na+Cl-। इस तरीके से अपन आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेकेंड एलिमेंट मैग्नीशियम देखो बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तुम्हारे को। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम लिखना है। तो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम एलिमेंट हो गया। अब मैग्नीशियम के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेंशन करो। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए इससे। अब ऑक्सीजन बनाना है इसके बगल में, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी अपने पास 2 8 2 आउट वैलेंस सेल में, इसकी 2 and 6। अब इसमें क्या होगा, इसको कैसे फॉर्मेशन को दिखाना है आपको। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, ये इसको मैग्नीशियम को ट्रांसफ़र कर देगा और ये इस मैग्नीशियम को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये इसके ट्रांसफ़र करते ही अपने पास बन जाएगा Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो Mg2 पॉजिटिव। उसके बाद O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही O के ऊपर नेट इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, 6 उसके पास ऑलरेडी थे, और इसके ऊपर नेट 2 नेगेटिव, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, और इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से MgO। कैल्शियम क्लोराइड, देखो बेटा कैल्शियम क्लोराइड में वही कैल्शियम के अंदर भी कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी अपने पास 2 8 2 8 8 2 2 8 8 2, ये कैल्शियम है। अब इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इस ये अपने पास है फ्लोरीन, तो कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, तो 2 फ्लोरीन कंज्यूम होंगे बेटा इसके अंदर। तो 2 फ्लोरीन के ऊपर 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑन ईच फ्लोरीन। अब देखो 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कैल्शियम यहाँ से
एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम यहाँ से इसको लूज़ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम इसका यहाँ से इसको दे देगा ये वैलेंस सेल में से। तो वैलेंस सेल में ये फ्लोरीन नहीं है, क्या है बेटा ये क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास भी वही, क्योंकि ग्रुप सेम है, हेलोजन का ग्रुप सेम है तो हेलोजन में इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे इसमें। दिस इज क्लोरीन, तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एक एक इसको ट्रांसफ़र कर दिया कैल्शियम ने। तो कैल्शियम जब एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन अपने पास हो जाएगी 288 और एक इसके अंदर क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्लोरीन को ट्रांसफ़र करेगा तो 2 क्लोरीन बन जाएंगे इसके अंदर और 2 Cl-, इसके ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl के ऊपर हो गए बेटा अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8, और ये नेट जो चार्ज आ गया इसके ऊपर, नेट चार्ज आ गया माइनस। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये किसका है, CaCl2। इसी तरीके से हम CaF2, CaBr2, क्योंकि इन हेलोजेंस का सेम होगा, इस तरीके से अपन उनके भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब देखो Na2S सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट यहाँ पे Cl की जो वैलेंसी होगी अपने पास, Cl की वैलेंसी हो जाएगी 288, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। सोडियम सल्फाइड, देखो बेटा सोडियम के पास अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है, सल्फर के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब अपने पास सल्फर को इसका 8 पूरे करने के लिए इसकी 286 होगी कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम की होगी अपने पास 281। अब एक सोडियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन उससे सोडियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सल्फर का कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 सोडियम लेंगे। तो 2 सोडियम के इसमें भी 281 होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से 1 ये सोडियम भी इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसके ट्रांसफ़र करने से अपने पास बन गए 2, तो 2 Na+ बन गए बेटा, 2 Na+ प्लस S के ऊपर हो गए 2 नेगेटिव। तो इनके बीच में जो कंपाउंड बना बेटा अपने पास, ये बन गया Na2S सोडियम सल्फाइड। अब जैसे मान लो मैग्नीशियम सल्फाइड या कैल्शियम सल्फाइड बनाना होता तो उसमें सल्फ़र को 2 चाहिए और मैग्नीशियम 2 लूज़ कर देगा, तो उस तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फाइड बन जाएगा। लेट अस सी। MgS मैग्नीशियम सल्फाइड, तो Mg पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास 2। सल्फ़र के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 बेटा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो इनके ट्रांसफ़र करने के बाद अपने पास बन जाएगा Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो Mg 2 पॉजिटिव प्लस सल्फ़र के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा 8 हो गए और वो 2 गेन किए उसने, तो 2 नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास MgS हैज़ ionic bonds are formed by complete gaining or
ionic bonds are formed by complete gaining or losing of electrons. Hence complete gaining or losing of electrons से बनेगा. Hence we can say these bonds are non-directional. नॉन डायरेक्शनल, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा बेटा इनका, इन बॉन्ड्स का. अब देखो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की, वो आप ऑलरेडी एक बार 9th 10th क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो वो अपन एक बार उनको डिस्कस करते हैं. जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट है बेटा स्टेट. तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं अपने, आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे नमक आपने देखा होगा, NaCl, KCl, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके बीच में, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी सॉल्युबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपन सॉल्युबिलिटी को, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. आयनिक कंपाउंड्स जैसे नमक को हम जैसे पानी में डालते हैं तो नमक डिज़ोल्व हो जाता है. तो उसका क्या रीज़न है? क्योंकि नमक पानी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा. तो NaCl क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये है Na और Cl. NaCl को पानी में डाला हमने तो ये पानी में घुल गया. तो ये देखो क्यों, कोई भी पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस में डिज़ोल्व हो रहा है, तो वो इसका मतलब जो उनके बीच में इंटरेक्शंस पहले से जो एग्जिस्ट हो रही हैं उस मॉलिक्यूल में, जो इंटरेक्शंस वो जिस सब्सटेंस में डिज़ोल्व किया है, जिस सॉल्वेंट में, उसके साथ मोर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन सेटअप हो रही हैं. दैट इज़ वाई वो डिज़ोल्व हो रहा है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे. क्यों सोल्यूबल होंगे? बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स देखो आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है बेटा, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स डिज़ोल्व हो जाएंगे. तो क्यों डिज़ोल्व हो जाएंगे? बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई. देखो बेटा, एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू KQ1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो K की वैल्यू होती है बेटा इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब जैसे कोई भी मीडियम लेते हैं, जैसे मीडियम वाटर है, तो एप्सिलॉन को बोलते हैं हम परमिटिविटी. तो ये जो परमिटिविटी होती है वाटर के लिए, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करते हैं, और एप्सिलॉन होती है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी. तो वो जो मीडियम है, वाटर हो गया यहाँ पे मीडियम, तो वाटर की जो ये परमिटिविटी है
उसकी वैल्यू अपन लेते हैं बेटा। इसके अंदर वाटर की परमिटिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है, 80 के आसपास होती है, 80 या 81 ऐसी कुछ होती है। ये अपने पास कूलम्ब्स लॉ है। ये जो कूलम्ब्स लॉ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब खाली जगह के अंदर ऐसे दो चार्जेस हो गए, उन दो चार्जेस के बीच में आर, उनके बीच में डिस्टेंस है सेपरेशन, Q1 और Q2 दो चार्जेस है, तो उनके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड को बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मीडियम के लिए इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, मीडियम के लिए वाटर के लिए होती है 81। तो देखो वाटर के लिए बेटा 81 है इसकी वैल्यू, तो वाटर के लिए 81 है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिनोमिनेटर में 81 आएगा। तो मतलब वाटर, नमक को जब हम पानी में डालेंगे तो नमक के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको पानी 81 टाइम्स कमज़ोर कर देगा। तो 81 टाइम्स जब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा तो खुद उसके अंदर ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा। ये कंसेप्ट लगेगा बेटा इसके अंदर। क्या बोलेंगे हम इसके अंदर कि एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई, हेंस दैट इज सो हेंस इट डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ force of attraction, or it decreases the magnitude of force of attraction between NaCl molecules. Between ionic compounds, ionic compounds के बीच में force of attraction को क्या करेगा बेटा, ये कम कर देगा। तो force of attraction को कम कर देगा और weak, ये बोल सकते हैं अपन weak कर देगा force of attraction को। Hence they dissolve in water easily. Hence they are सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए वो पानी में घुल जाएंगे बेटा। ये कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर कि इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा, तो इसलिए ये इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये इसके अंदर सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट। अब उसके अंदर एक अपन एंथैल्पी पढ़ेंगे, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी है उसके भी आप पे, कि अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस किया है कि आयन पोलर मॉलिक्यूल को हमने बोला था डाइपोल, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन सेटअप होंगी वो होंगी आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, क्योंकि NaCl हो गया आयन। अब इसमें पोलर नॉन पोलर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। जैसे ये Na आयन है, तो ये Na आयन अपने चारों तरफ किससे सराउंड हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होगा तो जब जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसको बोलते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये कह सकते हैं हम आयन में और वाटर मॉलिक्यूल्स में जितनी इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी तो वो डिसॉल्व कंपाउंड इतना ही ईजिली हो जाएगा। सो वी कैन से दैट मोर इज द इंटरेक्शंस between ion and a polar molecule। polar molecule और आयन में जितनी ज़्यादा more is the interactions between ion and a polar molecule, more will be the हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। हेंस वी कैन से दैट ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी, मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, हेंस मोर सॉल्युबिलिटी। ये कंसेप्ट होगा बेटा इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का, कि जितने आयन वाटर मॉलिक्यूल्स को या पोलर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करेगा अपने चारों तरफ, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। सो ये प्रॉपर्टी थी अपने पास सेकंड। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स अपने पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे ओनली इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। Good conductor of electricity in molten और एक्वस स्टेट। मोल्टन और एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होंगे। मोल्टन मतलब पिघला हुआ स्टेट और एक्वस मतलब पानी में। एक्वस पानी में और मोल्टन मतलब पिघला हुआ, तो दोनों स्टेट के अंदर वो गुड कंडक्टर होंगे, बट बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे बेटा। एनी डाउट इन दिस? दिस आयनिक कंपाउंड्स अंडरगोज आयनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनके अंदर आयनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी ईजिली, क्योंकि आयंस आपस में अपोजिटली चार्ज आयंस कंबाइन विद ईच अदर। बिकॉज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कंबाइंस फास्टली, बहुत जल्दी से कंबाइन हो जाएंगे बेटा अपोजिटली चार्ज आयंस, इसलिए इनमें आयनिक रिएक्शंस होंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसको हम सॉलिड स्टेट में भी डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में आएगा ये आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो उनको मेल्ट करने के लिए, उनके बीच में जो फोर्सेस को वीक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड होती है। तो आयनिक कंपाउंड्स है high melting point and boiling point because of strong electrostatic force of attraction बिटवीन द आयंस। उन आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगे, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और इनके अंदर जो आयंस का अरेंजमेंट जो होता है बेटा, आयंस का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, तो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड्स स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ, जो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, अलग अलग तरीके के होते हैं ये डिफरेंट लैटिसेस। क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस। डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस। आयनिक कंपाउंड्स के जो क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है बेटा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट।
तो इनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो वेल स्पेसिफिक होता है। आयंस का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब उन आयंस के अरेंजमेंट से रेगुलर शेप इज ऑब्टेन्ड, तो वो भी आयनिक कंपाउंड्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो उसके भी आप पे अपन दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को जिनके ऊपर फर्क पड़ेगा, कि वो जो फैक्टर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुमारोज लेक्चर। सो थैंक यू।